हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो गया। आज हम बात करेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न पहला अध्याय है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। आज हम इन्हीं के लिए नोट्स तैयार करवाएंगे। पहले हम फिजिक्स का पूरा नोट्स तैयार कराएंगे, उसके बाद हम पूरा न्यूमेरिकल हल कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू में इसकी बेसिक कुछ डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ और फार्मूले बेसिक सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम दोस्तों, हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो हम पहले सीखेंगे प्रकाश है क्या। इसमें सीखेंगे प्रकाश है क्या। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश हम देख डिफिनेशन दिए हैं एक छोटा सा। देखिए, प्रकाश की परिभाषा यहाँ पर आपका हेडिंग है, तो हम देखेंगे इसका क्या है। तो हम प्रकाश पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें प्रकाश ऊर्जा का एक ही रूप है जो हमारे दृष्टि के संवेदन का कारण है। प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरल पथ को किरण कहते हैं। ये हमारा ये डिफिनेशन तैयार हो गया कि किरण किसे कहते हैं। किरण देखिए, ऊर्जा का एक ही रूप है जो हमारे दृष्टि के संवेदन का कारण है। प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरल पथ को किरण कहते हैं। अनेक किरणों से प्रकाश पुंज बनता है जो अपसारी तथा अपसारी हो सकते हैं। आइए हम बात करते हैं पहले चैप्टर के प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए हम देखते हैं, पहले देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है। आज इन्हीं इन्हीं वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगला हेडिंग है हमारा प्रकाश का परावर्तन। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये किस घटना पर आधारित आधारित होता है। तब हम इसी पर चर्चा करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। जब किसी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश किरण वस्तु पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल इसका परिभाषा दिया है। ये परिभाषा इसका प्रकाश का परावर्तन क्या है दोस्तों, इसमें दिया है कि जब किसी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश किरण वस्तु पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो ये प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, क्यों होता है, तो देखते हैं प्रकाश के नियम में। प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है, देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन जो धन के नियम के भांति है, इसी इसका भी दो नियम है। इसका नियम है, देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब में सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। अब आप सोच रहेंगे कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण है क्या है, अभिलंब क्या है। तो इसका एक वीडियो और बनाए हैं जो आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो इसका दूसरा क्या है नियम, कि परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। ये आप लोग जानते होंगे कि साइन आर बराबर साइन। तो अगला, तो हम बात करेंगे गोलीय दर्पण। दर्पण जिस पर हमारा परावर्तन होगा, गोलीय दर्पण पर होगा। तो गोलीय दर्पण पे क्या होगा कि गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्री हो। ये दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है समझ गए। गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्री हो। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, देखते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्री होता है या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर मिलाता है। अवतल दर्पण आप समझ गए होंगे कि यह आप फिगर के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण। देखिए इसमें क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ये देखिए, ये कलई किया है, कलई मतलब पेंट किया है। ये मुख्य अंश है, मुख्य अंश को पी से और वक्रता केंद्र सी है। वक्रता त्रिज्या आप देख रहे हैं, ये हमारा वक्रता त्रिज्या। और इसमें दिया है अवतल आर जो हमारा दिया है वक्रता त्रिज्या है ये वाला। और यह हमारा मैरियर है, मतलब दर्पण है। तो दूसरा प्रकार क्या है गोलीय दर्पण का, उत्तर दर्पण। उत्तर दर्पण है वह गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्री होता है। वह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर फैलाता है। तो इसका डिफिनेशन काफी सिंपल है, आप समझ सकते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। अगर आप इन प्रकार गोलीय दर्पण बहुत ही प्रकार इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखते हैं,
तो आप इन दोनों माध्यम से आप समझ सकते हैं क्या अंतर है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। तब हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आता है कि दर्पण में होता क्या है, गोली दर्पण में क्या क्या होता है, किसके भाग क्या होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें पहला भाग क्या है, हमारा मुख्य अक्ष, जो हमारा परिभाषा के माध्यम से समझेंगे कि मुख्य अक्ष होता क्या है। आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष होता क्या है अक्सर में। तो देखते हैं कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आप देख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले दर्पण के ध्रुव क्या है, दर्पण का ध्रुव इसमें होगा P, यहाँ पर है दर्पण के ध्रुव P है और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ये हमारा मुख्य अक्ष होगा पूरा। अगला है दूसरा है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो गोली दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका बहुत सिंपल है कि आप किसी भी गोली दर्पण को लेंगे तो उसका त्रिज्या जितना होगा उसका वक्रता त्रिज्या भी उतनी होगी। अगला है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र ये काफी सिंपल है। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है। इसे आप समझिए कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये आप वेरी सिंपल समझ गए होंगे। अगला है चौथा है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। आप ये 2020 में यूपी बोर्ड में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या किसी अपने नोट में उतार लीजिएगा। आप नोट तैयार करते रहिए ताकि हमारा कार्य चलता रहे। और इस लॉकडाउन की वजह से जो हमारा शिक्षण कार्य रुका है, हम समझते हैं कि ये रुके ना। तो देखते हैं मुख्य फोकस क्या है। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलाती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका क्या है, गोली दर्पण, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तब अगला हमारा है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, देखिए गोली दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। अगला है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। तब आप बात आता है कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी में संबंध। ये फार्मूला है। देखिए गोली दर्पण तथा फोकस दूरी इसके वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, अर्थात यह बराबर होता है r/2 होता है, या 2 बराबर होता है r, 2 या बराबर या r होता है। तो इसका जो है इसका हम सॉल्यूशन भी किए हैं, मतलब इसे सिद्ध भी कराए हैं। तो आई बटन में आपको मिल जाएगा ये वाला वीडियो। तो अब बात आता है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। क्या है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, क्या होता है इसको जानेंगे। कि वास्तविक प्रतिबिंब जिन प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जाता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब सामान्यतः अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रतिबिंब उल्टे प्राप्त होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये अक्सर होता रहता है प्रोजेक्टर में ये बहुत काम आता है। तो अगला है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है, जिन प्रतिबिंबों को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब सामान्यतः अवतल लेंस और उत्तल दर्पण के समतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रतिबिंब सीधे होते हैं, सीधे को और नोट में आप ये जान लीजिएगा कि किसी भी प्रतिबिंब अगर सीधा रहेगा तो उसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। अगला बात आता है कि गोली दर्पण द्वारा प्रकाश किरणों के परावर्तन का नियम। नियम क्या है कि गोली दर्पण द्वारा प्रकाश किरणों के परावर्तन का नियम क्या है, जानेंगे कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनता है जहां कम से कम परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। गोली दर्पण से परावर्तन के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। देखते हैं किस प्रकार है। तो देखिए
पहला नियम है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये आप देख रहे होंगे गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्यों आता है ये आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण सीखेंगे तो आप उसमें समझ सकते हैं। दूसरा नियम आता है कि दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला अगला नियम है तीसरा कि दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। अगला नियम है प्रकाश की किरण जो दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है मुख्य अक्ष के साथ वही कोण बनाती है या वापस परावर्तित हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं फिगर के माध्यम से अवतल दर्पण द्वारा अलग अलग स्थितियों में रखे वस्तु का प्रतिबिंब आकार तथा प्रस्थित कैसे होता है, उनकी स्थिति कैसे होता है आप समझ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका ट्यूटोरियल है, बस अध्याय 1 का प्रकाश का परावर्तन का केवल ट्यूटोरियल है। देखते हैं कि क्या होता है, एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं कि यदि वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा फोकस की मध्य होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे होगा और प्रतिबिंब का आकार जो है वो बड़ा होगा और आभासी एवं सीधा होगा, उसकी प्राकृत होगी सीधा। और अगर फोकस तल पे रहेगा अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा होगा आकार में और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, उसका प्राकृत जो होगा वास्तविक एवं उल्टा होगा। फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा और बड़ा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। इसी प्रकार आप इसे देख सकते हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बात आता है फिर से, अब क्या आएगा वादल दर्पण के कुछ मुख्य उपयोग। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग पहला उपयोग देखेंगे कि टॉर्च हेडलाइटों वाहनों की हेडलाइटों से प्रकाश का किरण पुंज प्राप्त करने के लिए परावर्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रयोग किया जाता है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। ये चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हैज़मती दर्पण के रूप में। अगला है दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। अगला है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब आता है उत्तल दर्पण द्वारा अलग अलग स्थितियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब आकार एवं परिस्थितियाँ। वो उत्तल दर्पण का था, ये अवतल दर्पण का है। देखते हैं वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर होगी दर्पण के पीछे फोकस पर और अत्यधिक छोटा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। तो अगर दूसरी स्थिति क्या होगी, ध्रुव तथा अनंत के मध्य होगा तो दर्पण के पीछे फोकस एवं ध्रुव के मध्य बनेगा तो छोटा बनेगा प्रतिबिंब और आभासी एवं सीधा बनेगा। इसमें आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी और सीधा बनता है, ये आप स्थिति समझिएगा। और अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। इसका उपयोग देखेंगे उत्तल दर्पण के मुख्य उपयोग क्या क्या होते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग दर्पण के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, साथ ही उत्तल दर्पण समतल दर्पण की तुलना में गाड़ी चालक को अपने पीछे के बड़े क्षेत्र को देखने के में काफी सहायक होता है। ये आप ट्रक वरक में बहुत तगड़ा उपयोग किया जाता है इसका। अगला है कि दर्पण से दूरी मापने के चिन्ह परिपाटी का नियम। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप ध्यान जितने भी न्यूमेरिकल हल करेंगे इसका उपयोग किया जाता है दर्पण से दूरी नापने के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम। तो चलिए देखते हैं क्या इनका नियम है कि प्रकाश में दर्पण से वस्तु की दूरी u, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f या आदि को उचित चिन्ह देने होते हैं। इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति की परिपाटी अपनाई जाती है जो कुछ इस प्रकार हैं। देखते हैं किस प्रकार है इनका नियम। इनका पहला नियम है दर्पण पर प्रकाश किरणें हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है। अगला नियम है समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं। अगला है आपतित किरणों की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। अगला है आपतित किरणों के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। पांचवा नियम है इनका वस्तु तथा
प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। इसे आप समझ सकते हैं, देखिए ग्राफ के माध्यम से यह जो है, अब देखिए कि इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए इसमें क्या है, आपतित किरण बाईं ओर से डाला जा रहा है और ऋणात्मक भी है, इधर ऋणात्मक होगा वस्तु की तरफ और यहाँ धनात्मक होगा इधर। तो ऊपर भी धनात्मक होगा और नीचे भी ऋणात्मक होगा। तो इसमें भी देखिए वही नियम लगा है, इधर ऋणात्मक होगा और ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक और दाएं साइड धनात्मक। तो देखते हैं अगला, देखिए इन नियमों के अनुसार अवतल दर्पण की दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की दूरी धनात्मक होती है। इनके नियम के अनुसार अवतल दर्पण की दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की दूरी धनात्मक होती है। तो बात करेंगे अगले दर्पण के सूत्र तथा दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है कि दर्पण सूत्र के द्वारा दर्पण के ध्रुव तथा वस्तु की दूरी u, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v एवं दर्पण की फोकस दूरी f के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसी से पूरा न्यूमेरिकल हल होगा। 1/1 v प्लस 1 u बराबर 1/f। ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है, दर्पण के द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात वस्तु का रेखीय आवर्धन कहलाता है। अर्थात होगा कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई यस डैश है तो और वस्तु की ऊंचाई यच है तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया है पूरा कि v माइनस यू भी होता है। तो जहाँ पर यम है वस्तु की आवर्धन, यच प्रतिबिंब की ऊंचाई, यच वस्तु की ऊंचाई। अगला इसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो अगला मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से अगला चैप्टर। तो इसमें देखिएगा और क्या है कि आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह बताता है, प्रतिबिंब वास्तविक है तब आवर्धन का धनात्मक मान बताता है, प्रतिबिंब आभासी है। ये समझ लीजिए आप। उसके बाद तो मिलिए, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दिल से कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जल्द ही आपके साथ मिलेंगे।